हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। आज हमारी क्लास 11th की है। नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एक नई यूनिट है, नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। और कहानी की स्टार्ट जो होगी वो होगी बेटा इलास्टिसिटी के लेक्चर से। हम इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं और थोड़े से भ्रम तोड़ेंगे आपके इलास्टिक बिहेवियर के बारे में। जो साइंटिफिक अप्रोच है इलास्टिसिटी को समझने की वो ये है और जो हम पढ़ाएंगे अभी। और जैसा इलास्टिसिटी आपके दिमाग में बसा हुआ है, जो डेली लाइफ में हम अपने मन में इंट्यूशन डेवलप करते हैं, थोड़े से उससे हटकर कॉन्सेप्ट्स आएंगे। फिलहाल शुरुआत की कहानी जो है वो इस बात से कि इलास्टिसिटी को लेकर जो हमारे मन में भ्रम रहते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि जैसे आपके पास एक रॉड है, पतली मान लेते हैं, बहुत मोटी रॉड नहीं लेंगे, है ना, रॉड पतली है, एंड यू फिक्स इट विद अ रिजिड सपोर्ट। और उसके बाद आप उसे खींचे, बाहर की तरफ फोर्स लगाए एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फोर्स से इसे खींचने पर आपको मालूम होगा कि थोड़ा बहुत इलोंगेट हो जाता है, और ये रहा आपका इलोंगेशन। और बच्चा ये सोचता है कि जो जितना इलोंगेट हो सकता है, जिसमें जितना इलोंगेशन हो सकता है, वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। इस बिहेवियर को हम इलास्टिसिटी नहीं कहते। इलोंगेट होना इलास्टिक नहीं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ छोटी छोटी बातों से, समझे। हाँ, ये बात सच है कि जब हम इलोंगेशन देखते हैं तो उसके बाद ये भी पाते हैं कि अगर कोई बॉडी इलास्टिक है तो जब इस फोर्स को रिलीज करोगे तो वो अपने आप को रिस्टोर कर लेता है। रिस्टोर करने का मतलब अपने ओरिजिनल शेप और साइज को एक्वायर कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी थी, उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए वो कोई ना कोई इंटरनल, या आप कह सकते हैं रीस्टोरिंग, या आप एक और नाम दे सकते हैं रीफॉर्मिंग, तीनों में से जो आप नाम दें ठीक है, रीफॉर्मिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है और क्यों होता है वो समझे। बेटा आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग में आप इस साल पढ़कर आए हैं और जानना बहुत जरूरी होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल का जो सेपरेशन का ग्राफ वो ऐसे, ये आर का मतलब ये है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, और वो पोटेंशियल एनर्जी। आप पाते हैं कि जब ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक मिनिमा आता है, और इस आर नॉट मिनिमा की पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करने की कोशिश करती है। तो जब आप इन पार्टिकल्स की दूरी को आर नॉट, यानी जहां पर मिनिमम मिल रहा था, जहां स्टेबिलिटी आ गई थी, वहां से बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो बढ़ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इतनी ऊपर आ गई तो फिर होता क्या है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और ऐसे अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये पार्टिकल्स वापस आर नॉट दूरी पर आ जाएं, और ये जो एनर्जी है वो बढ़ी हुई एनर्जी के बजाय दोबारा से मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। या जब हम इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ गई, तो ये अपने एक दूसरे पार्टिकल को रिपेल करने लग जाते हैं ताकि दोबारा से ये रिस्टोर कर ले अपनी लोकेशन। तो हम ये कहते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए पार्टिकल्स हमेशा आतुर रहते हैं। जब भी आप इस तरह का कोई एक फोर्स लगाकर, कुछ भी लगाकर उसे डिफॉर्म करेंगे किसी शेप को, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो लगातार बदलेगी, और वो बदलने से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन लगातार बदलेगा। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन अगर बदलता है तो उससे ये बात तो 100% तय हो जाती है कि सर जब ये बदलेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, और पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए वो किसी भी प्रकार के चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। और ये जो चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी है ये इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी इलास्टिक बिहेवियर, सो कॉल्ड इलास्टिसिटी, इज नथिंग बट द टेंडेंसी और स्ट्रेंथ to oppose any change in size or shape।
शेप या साइज में किसी भी तरह के चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी या अपोज करने की ताकत कहलाती है इलास्टिसिटी। हम यहाँ पर एक बढ़िया सा हेडिंग में डाल दें कि क्या है ये इलास्टिसिटी। ये हमारी इलास्टिसिटी मतलब कितना इलोंगेट हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। वो कितना ज्यादा अपोज कर रहा है, इससे मतलब है। यानी जितना ज्यादा वो रिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है जितना ज्यादा अपने आप को, या जितना स्ट्रांगली रिफॉर्म कर सकता है, वो उसके इलास्टिक नेचर का, इलास्टिक बिहेवियर का मेजर है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें, वो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, ध्यान देनी। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? हम लिखेंगे एनी एक्सटर्नल force that tries to change the shape and size of a body। किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करने के लिए लगाई गई किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगी। शेप और साइज को चेंज करना आम भाषा में कहलाता है टू क्रिएट डिफॉर्मेशन या टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्रिएट करना हम कहते हैं कि शेप और साइज को बदलना है। अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्स, जी हाँ, जैसे अभी आपके सामने हमने एक पतली सी रॉड बनाई थी, उस पतली सी रॉड को किसी रिजिड सपोर्ट पे हमने यहाँ सेटल कर दिया था। उसके बाद उसमें किसी तरह की एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम ये एज्यूम कर रहे थे कि ये बढ़कर कुछ आगे जरूर आ जाएगी रॉड, जैसे हम इलोंगेशन बोला करते थे। हमेशा इलोंगेशन की बात नहीं करेंगे, कंप्रेशन की भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इलोंगेशन तो आ ही सकता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो इलोंगेशन कॉज कर रही है, इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। अगला देखिए, रिफॉर्मिंग फोर्स। रिफॉर्मिंग फोर्स क्या है वो समझो। मान लो कि एक रॉड थी, उसे तुमने किसी रिजिड सपोर्ट से सेट कर दिया, वर्टिकल रखो, इस बात की कोई गारंटी नहीं, और उसके बाद इस पर तुमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के तुमने ये पाया कि ये स्लोली 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 एक्सपैंड होकर थोड़ा एक्सपैंड हो गई। आप देखें, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, जो व्हाइट वाला पोर्शन मैंने आपको बना कर दिया है, ठीक है ना, L बराबर ओरिजिनल लेंथ। और अगर ये बॉडी इलास्टिक है तो फिर ये बॉडी थोड़ी बहुत स्ट्रेच हो ही जाएगी। तो जितना भी डिफॉर्मेशन क्रिएट हो सकता था हमने किया, इसे हम डेल्टा एल बोलेंगे, और डेल्टा एल का मतलब होगा चेंज इन लेंथ, जिसे आप इलोंगेशन बोल सकते हो। मैं चेंज इन लेंथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इलोंगेशन का एग्जांपल लिया है, आप कंप्रेशन का भी एग्जांपल ले सकते हो। जब इलोंगेशन आ जाएगा तो फिर इस बॉडी को तड़प पचने लगेगी कि मेरे अंदर तो डिफॉर्मेशन हो गया। जब तक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा तब तक बॉडी अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश क्यों करेगी, क्योंकि डिफॉर्म तो हुई नहीं। तो रिफॉर्मेशन की टेंडेंसी तब आती है जब बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। तो थोड़ा सा हमने डिफॉर्मेशन करके दिखा दिया, और जब थोड़ा डिफॉर्मेशन आगे आई है तो इस बॉडी को परेशानी हुई कि यार मेरी लेंथ पहले व्हाइट वाली थी, व्हाइट प्लस रेड वाली हो गई, दोनों हो गई मेरी लेंथ। इसका मतलब अब मुझे अपने आप को स्टोर करना है, रीस्टोर करना है। तो ये बन गई हमारी रीस्टोरिंग फोर्स, इसको अपोज करती है रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो कि अपने अंदर आए किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज नहीं कर रही है, डिफॉर्मेशन को अपोज कर रही है। एंड बाय अपोजिंग द डिफॉर्मेशन इट ऑब्वियसली इट विल अपोज एक्सटर्नल फोर्स। पर पहला कॉज क्या है कि डिफॉर्मेशन आएगा तब रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। द फोर्स induced within the body, the force induced within the body in order to oppose the deformation in it। ध्यान रखिए, एक्सटर्नल फोर्स जो नहीं, डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन इन इट।
डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए नहीं। तो फिर खास बात क्या है कि डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स आ रही है वो रिफॉर्मिंग फोर्स है। हमने कहा है कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगी कब? जब डिफॉर्मेशन आ जाएगा तब। और ये आ क्यों रही है? अपोज करने के लिए। हाँ, और आखिरी में फोर्स क्या करने वाली है? इट मे रीस्टोर द बॉडी कंप्लीटली। ये बॉडी अपने आप को कंप्लीटली रीस्टोर कर सकती है। ये फोर्स कंप्लीटली रीस्टोर कर सकती है। करेगी, इस बात की गारंटी दी। ज्यादा ही खींच दिया तुमने, पूरी तरह रीस्टोर नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन करोगे तो शायद रीस्टोर हो जाए। ये कर सकती है, ठीक है। रिफॉर्मिंग डिफॉर्मिंग हो गई। प्लास्टिक बॉडी क्या है? प्लास्टिक बॉडी से ज्यादा इसमें एक शब्द लिखना चाहिए, परफेक्ट प्लास्टिक या इलास्टिक बॉडी। परफेक्ट इलास्टिक का क्या मतलब है? परफेक्ट इलास्टिक का मतलब ऐसी बॉडीज कि उनमें कितना भी इलोंगेशन, कंप्रेशन, व्हाटएवर चेंज आ जाए, डिफॉर्मेशन आ जाए, वो हर प्रकार के डिफॉर्मेशन को कंप्लीटली रिस्टोर करने की ताकत रखती है। तो हम यहां लिख देते हैं अ बॉडी दैट कैन restore completely when deforming forces are removed। भैया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा होगा तब का रिस्टोरेशन होगा। जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तभी तो बॉडी रिफॉर्म होगी ना। रिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। रिफॉर्मिंग फोर्सेस तब ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी जाएगी। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर जो बॉडी कंप्लीटली रिस्टोर हो जाती है वो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहलाती है। सर थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन किसी में भी कर सकते हो, उसके बाद तो रिस्टोर हो ही जाती है, क्या वो परफेक्ट इलास्टिक है? जवाब है नहीं, हर बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं है। परफेक्ट इलास्टिक की डेफिनेशन तब आएगी जब हम किसी भी डिफॉर्मेशन के अमाउंट को रिस्टोर करें। कितना भी डिफॉर्म कर दो उसके बाद वो रिफॉर्म हो जाए। For any amount of deformation। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉर्मेशन के किसी भी अमाउंट को और डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव होने को और रिस्टोर कंप्लीटली होने को। ये बातें इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स है, याद रखें, ठीक। प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक वो बॉडीज है जो कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं हो पाती। मतलब जो बॉडी कंप्लीट, मतलब तुमने डिफॉर्म किया, खींच दिया उसे, उसका छोड़ा तो वो रिफॉर्म होगी, पर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर पाएंगी, ओरिजिनल शेप और साइज को एग्जैक्टली अचीव नहीं कर पाएंगी। कितना अचीव करेंगी? थोड़ा बहुत, वो प्लास्टिक कहलाएंगी। इसमें एक नया टर्म आता है, वो कहलाता है बेटा परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट प्लास्टिक का मतलब होता है वो बॉडीज जो रिस्टोर करने की टेंडेंसी ही न रखें, ठीक। बॉडीज दैट डू नॉट रिस्टोर themselves even a bit, थोड़ा सा भी अपने आप को रिस्टोर ना करें, वो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी है। बस इतनी सी बात ध्यान रखें कि प्लास्टिक बॉडी शब्द पूछा जाए तो वो कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं होती, थोड़ा बहुत हो सकती है। परफेक्ट शब्द लगा दिया, रिफॉर्म ही नहीं होती। छोटी छोटी बातें। चलो, इसमें कुछ अच्छी बातें आती हैं, जैसे एक टॉपिक है जिसे हम स्ट्रेस बोल रहे हैं। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां से चैप्टर जो है वो कोर में आ जाएगा। स्ट्रेस का क्या मतलब होता है वो समझना, थोड़ा सा बताता हूं। हमने इस तरह की कोई एक रॉड बनाई थी, याद करो। इस तरह की रॉड को किसी रिजिड सपोर्ट पर बांध दिया था और उसके बाद इसमें हमने पाया था कि किसी प्रकार का डीफॉर्मेशन क्रिएट कर दिया गया है। और डीफॉर्मेशन जब क्रिएट किया गया तो वो क्यों क्रिएट किया? क्योंकि तुमने कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कोई ना कोई इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स भी आ गई होगी, और इस रॉड का कोई ना कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा। ये रहा एरिया, इस एरिया पर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो स्ट्रेस जो है वो डिफाइंड है इस तरह से
कि स्ट्रेस इज नथिंग बट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किस प्रकार से डिफाइंड है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली ये बताना चाहता है कि कितने मोटे पाइप पे कितना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगा। जितना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लग सकता है उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस आएगा लॉजिकली उतना ज्यादा ताकत से बॉडी खींच रही होगी अपने आप को रिस्टोर करने के लिए। जितना ज्यादा ताकत से बॉडी अपने आप को रिस्टोर करने के लिए खींच रही होगी, हम कहेंगे बॉडी इतनी स्ट्रांगली इलास्टिक है। अच्छा, ये इलास्टिसिटी की पहचान है। गौर से देखना, स्ट्रेस जो है बेटा वो किसी भी कीमत पर इस एक्सटर्नल फोर्स पर डिफाइंड नहीं है, बल्कि वो डिफाइंड किस पर है? रीस्टोरिंग फोर्स पर। इसलिए मैं स्पेशली इसे प्रेशर नहीं लिख रहा हूं। F इज रीस्टोरिंग अपॉन एरिया, यानी स्ट्रेस को डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स से किया, एक्सटर्नल से नहीं किया। अब अगर मैं कहूं कि ऐसा हो जाए, इफ इलोंगेशन वाज स्लो, इफ इलोंगेशन वाज स्लो, इस तरह का इलोंगेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लगभग बराबर रही रीस्टोरिंग फोर्स के, ताकि किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास में ना आ जाए। और ये काम जो है ये एस्टैब्लिश करता है कि जो स्ट्रेस है अब उसे दो प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। जो रियल डेफिनेशन है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया की, और दूसरा कि मैं न्यूमेरिकली इक्वल कर लूं इसे एक्सटर्नल अपॉन एरिया। ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअली वो रीस्टोरिंग फोर्स से डिफाइंड है, लेकिन अगर एक्सटर्नल और रीस्टोरिंग के मैग्नीट्यूड्स लगभग बराबर हैं तो हम न्यूमेरिकली एक्सचेंज कर सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी बढ़िया शानदार यूनिट है, किताबों में पास्कल भी लिख देते हैं, लिखने से कोई हर्ज नहीं है, पर रियल फैक्ट ये है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिखा रहने देना चाहिए। स्ट्रेस की बातों में दो तरह के स्ट्रेस आते हैं। हम स्ट्रेस लिखेंगे, तीन तरह के लिखेंगे। एक लिखेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया। लॉन्गिट्यूडनल के बाद लिखेंगे हम बेटा बल्क स्ट्रेस, और तीसरा हम लिखेंगे बेटा शियर स्ट्रेस। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल में दो तरह के स्ट्रेस हमारे सामने आएंगे। पहला बेटा आएगा हमारे सामने टेंसाइल, दूसरा बेटा हमारे सामने आएगा कंप्रेसिव। दोनों ही बातें मैं आपको बताता हूं। देखो, ये हमारी रॉड है। अब इस रॉड को तुमने खींचा और इलोंगेट किया। ठीक, जब तुम इसे इलोंगेट करोगे तो लॉजिकली इसमें किसी प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स आएगी, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे तुम ए बोल रहे हो। सबसे पहली बात तो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये नजर आ रहा है। फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, जब फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आए तो आपको समझना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग लग रही है फोर्स, लेंथ के अलोंग लग रही है ये। और जब इलोंगेशन हो रहा है तो उसे फिर हम टेंसाइल बोलने लग जाएंगे। इलोंगेशन के केस में क्या बोलेंगे? टेंसाइल बोलेंगे। अच्छा, और यही केस होता कि हमारे पास एक बढ़िया सी रॉड होती ऐसे, उसे जमीन पर रखा होता और इस पर ऊपर से फोर्स लगा रहे होते, और ऊपर से फोर्स लगाने के बाद ये पाते कि ये रॉड तो यार इतनी कंप्रेस हो गई। कितनी कंप्रेस हो गई? इतना हिस्सा इसका कंप्रेस हो गया, दब गया। अब रॉड जो है वो वाइड नहीं बची, वो ग्रे हो गई। दिस इज द फाइनल लेंथ। तो आप पाओगे कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स इसको दबाने के लिए लगा रहे हो तो रीस्टोर करने के लिए तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको दिखाई ही दे रहा है। तो F रीस्टोरिंग अपॉन एरिया ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वो भी कंप्रेसिव टाइप का। कंप्रेसिव तब होगा जब इसमें किसी प्रकार का कंप्रेशन आपने डेवलप किया होगा। डेफिनेशन वैसी है, लेंथ के अलोंग फोर्स लग रही होगी तो वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल। बल्क का क्या केस है? लेट्स टॉक अबाउट सम लिक्विड और सम फ्लूइड। किसी गैस के बारे में बात कर लेते हैं। किसी कंटेनर में, किसी चैम्बर में गैस भर रखी है तुमने, और क्या कि थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है, केटीजी पढ़ना है, तो उसमें तो गैसेस हैं ही। ये गौर से तुमने क्या किया, इस पर बाहर से फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर इसे दबाने की कोशिश करी, कंप्रेस करने की कोशिश करी। तुम पाओगे कि तुम्हारे बहुत अधिक दबाने पर ये जो बॉडी है ये कुछ ना कुछ तो अमाउंट दब ही जाएगी।
तो ये कुछ अमाउंट जो है वो दब गई, ऐसे मान लेते हैं। तो जो अमाउंट दबी वो कहाँ है, वो ये है, जहां मैं ये ग्रे कलर का शेड कर दे रहा हूं। दिस अमाउंट इज नाउ कंप्रेस्ड, ये खत्म हो गया वॉल्यूम। तो फिर ये अपने कंप्रेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ तो करेगी, तो जो करेगी वो गैस अंदर से प्रेशर डेवलप करेगी, और प्रेशर का जो फोर्स है वो हमेशा वॉल के परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, बल्क और लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों स्ट्रेस वॉल के परपेंडिकुलर लगने वाले हैं। तो ये जो फोर्स लग रही है, जो मैंने पिंक वाली बनाई, F perpendicular upon this surface area is called bulk stress। और वो गैसेस के लिए डिफाइंड है, लिक्विड्स के लिए डिफाइंड है। जब उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जब वॉल्यूम कंप्रेस होगा तब जाकर के ये बल्क स्ट्रेस डिफाइंड होगा। अच्छा, बात तो एक ही। हाँ, एक बात सही कि गैस का प्रेशर गैस के इंटरनल प्रेशर से डिफाइंड होता है, इस वजह से इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें या पास्कल लिख दें, एक ही बात है। चल शियर के बारे में बात करते हैं। शियर में एक सस्ता डायग्राम हमेशा बनाकर किताबों में मिलता है, हम वही डायग्राम बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं। आप पा रहे हैं इस तरह का कोई एक क्यूबॉइड टाइप का कोई मटेरियल हमारे पास है, हमने इसकी सरफेस के टेंजेंट फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स कैसा है बेटा, टेंजेंट फोर्स, टेंजेंट है। टेंजेंट है तो क्या होगा, इसमें शियर डेवलप होगा। शियर का क्या मतलब, शियर का मतलब है किसी प्रकार का शेप में चेंज। आप पाओगे इस प्रकार से इनकी शेप में चेंज आ रहा है, और ये क्यूबॉइड जो है वो थोड़ा आगे आगे शिफ्ट हो गया है। ठीक, इस तरह से आप पा रहे हो कि ये आज की कंडीशन है। ठीक, इतना आगे शिफ्ट हो गया। ये जो मैं पिंक वाला बना दे रहा हूं आपके सामने, पुराने जमाने में वो शायद ग्रे वाला था, और आज की तारीख में ये थोड़ा सा पिंक वाला हो गया। तो ये शेप में इतना सा चेंज आया कि ये कुछ फाई एंगल टेढ़ा हो गया। ये शेप में चेंज को रिस्टोर कैसे करेगा, ये फोर्स जो रिस्टोरिंग लगेगी ये टेंजेंट टू द सरफेस लगेगी, और ये जो सरफेस है इसका कुछ एरिया है, तो हम लिखेंगे एफ रिस्टोरिंग, जो कि टेंजेंट आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब टेंजेंट फोर्स आएगी तो वो शेप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल टू शियर स्ट्रेस। ये बेटा शियर स्ट्रेस। तो ये डेफिनेशन दिमाग में रखेंगे। अगली बातें करते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई तीनों चीजें, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान रखें लेंथ के अलोंग फोर्स लगेगी लॉन्गिट्यूडनल, पूरे वॉल्यूम को कंप्रेस किया जाएगा बल्कि, शेप को चेंज किया जाए सरफेस के अलोंग फोर्स लगाई जाए तो वो शियर। अब हम ये बात करते हैं स्ट्रेन की। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन की बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन configuration upon original configuration। change in configuration upon original configuration। ध्यान रखें, ये रहा हमारा स्ट्रिंग। ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? अरे तुम लेंथ में चेंज ला रहे थे, तुम वॉल्यूम में चेंज ला रहे थे, तुम शेप बदल रहे थे। कितना लेंथ बदला अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या थी, कितना वॉल्यूम बदला अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है। ये जो रेशियो है ये कहला रहा है स्ट्रेन। तो सबसे पहली बात, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो लॉजिकली इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है, तो हम इसको लिख लेते हैं यूनिट लेस। कौन सा लेस? यूनिट लेस। फिर से वो तीन प्रजाति का है। सबसे पहले मैं लॉन्गिट्यूडिनल की बातें करता हूं। जब आप लॉन्गिट्यूडिनल की बातें करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल में पहले वो आएगा, शायद आपको याद होगा अभी हम लोगों ने किया है, टेंसाइल का केस पहले आएगा और कंप्रेसिव का बाद में आएगा। ये भाई साहब की ओरिजिनल लेंथ थी, हमने ये एज्यूम कर लिया, जिसे हम एल बोल रहे हैं, और ऐसे ही डिफाइन करना होता है। इससे ज्यादा कुछ उसमें तीन पांच नहीं है, पर जो चीजें हैं उनको बिल्कुल कॉशियसली लिखना भी जरूरी है। ये जो इलॉन्गेशन हुआ इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो डेल्टा हुआ। हमने नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स और ऊपर की तरफ हमने पाया कि इस इलॉन्गेशन की वजह से कुछ रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। अब रिस्टोरिंग और एक्सटर्नल फोर्स हमारे काम की नहीं है। जो इसमें टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है
वो स्ट्रेन जो है जिसको लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन बोल रहे हैं उसकी वैल्यू होगी बच्चा डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल का मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। ये रेशियो तो दिख रहा है किसी कीमत पर इसका कोई यूनिट बनने वाली नहीं, तो इग्नोर करो इसको। आगे देखो, अगर ये हो गया तो चलो इसके कंप्रेसिव की भी बातें कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारा जो ये प्राणी है ये कुछ ऐसा है, ठीक। इसको हमने बेस पर रखा हुआ था और रिजिडली बांध दिया था, टेढ़ा मेढ़ा होने नहीं देंगे। हम इस पर एक्सटर्नल सोर्स से कोई फोर्स लगाकर इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे और पाएंगे कि ये इतना अमाउंट कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया मतलब पिंक वाला हिस्सा खत्म हो गया। खत्म हो गया का मतलब ये है कि अब ये रहा रीस्टोरिंग फोर्स। आप पाओगे कि जो टोटल लंबाई थी ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ये जो कंप्रेशन हुआ ये डेल्टा एल है। तो अगेन आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन इस बार भी लॉन्गिट्यूडनल ही है लेकिन टेंसाइल नहीं है, कंप्रेसिव। और हम जानते हैं कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये हमारा केस है। तो आपको दिख रहा होगा डेल्टा एल, क्योंकि जब डेल्टा एल लिखोगे वही फाइनल माइनस इनिशियल होगा अपॉन एल। आपको इसमें दिख रहा है कि जो फाइनल लेंथ है वो छोटी है, इनिशियल लेंथ बड़ी है, इस वजह से डेल्टा एल अपने आप में कैसा आ रहा है बेटा, निगेटिव। ठीक, निगेटिव सिर्फ इस बात का सेंस दे रहा है कि यार डेल्टा एल निगेटिव, ठीक, और कुछ खास नहीं, वो घट रहा है। अच्छा साहब ये स्ट्रेन आ गया, इसकी भी कोई यूनिट नहीं तो दुनिया खुश हो जाएगी इस यूनिट प्लस क्वांटिटी के ऊपर। अगला देखो क्या है, ये जब हो जाएगा तो आपके सामने जो नया केस आएगा वो आएगा बेटा बल्क स्ट्रेन का, कि बल्क स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है। तो आओ अच्छा देखो बल्क स्ट्रेन क्या होता है। मैं तो जानबूझकर कोई भी शेप का एक कंटेनर बना ले रहा हूँ, किसी भी इर्रेगुलर शेप का, जो भी आपकी मर्जी हो, और हम इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गैस भर दे रहे हैं और इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं ये देखो गैस भर गई, तो भैया पूरे कमरे में गैस भर दी गई। अब क्या हो रहा है, अब बहुत गौर से देखना, तुमने इस पर क्या किया, बाहर की तरफ से कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो ये कंप्रेस हुई, कंप्रेस हुई तो कितना कंप्रेस हुई, तो वो देखना बच्चों। तो अभी आपको नजर आएगा इसका कंप्रेशन, ये कंप्रेस होगी, थोड़ी थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी, ये कंप्रेस हो गई। फिर कोई बच्चा कहेगा कंप्रेशन कहाँ है, तो ये जो ब्लैक शेडेड पोर्शन है ये एक्चुअली वो पोर्शन है जहां का वॉल्यूम अब खत्म हो गया। अब तुमसे कोई कहे कि ये क्या था, तुम कहोगे तो इनिशियल वॉल्यूम है, और ये क्या है तो तुम कहोगे तो फाइनल वॉल्यूम। तो मैं कहूंगा चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा वी, तो तुम कहोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अरे तुम जानते हो कि वी फाइनल तो कम है वी इनिशियल से, तो आपको पता चल रहा है कि डेल्टा वी कैसा है बेटा, निगेटिव। तो चुपचाप से जो बल्क स्ट्रेन की डेफिनेशन आप बनाओगे उसकी डेफिनेशन आपको बनानी चाहिए चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है कंप्रेशन की वजह से, इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो आपके लिए सुंदर सा बल्क स्ट्रेन निकल कर आता है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ये सुंदर फॉर्मूला। अब याद रख लीजिए इसे, ये माइनस क्यों जबरदस्ती हम ऐड कर रहे हैं, उसका भी लॉजिक है कि वो नेगेटिव है, घट रहा है। एक और इसका लॉजिक है कि जब हम इसमें मॉडुलस डिफाइन करेंगे तो इस माइनस की वजह से वो मॉडुलस कभी गलत नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ये सेंस। अगला जो कहानी है वो क्या है बेटा, गौर से देखो। अगली आएगी बेटा स्टोरी शियर स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि कितना ज्यादा शेप में चेंज हमने कॉज किया। तो चलो देखो तुम्हारे सामने बनाते हैं एक क्यूबॉइड, बढ़िया सा एक क्यूबॉइड तुमने बनाया और ये एस्टैब्लिश किया कि ये रॉड यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे कुछ है, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे। इसे थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसे मोड़ दें, इस तरह मिला दें, ठीक है। देखना बेटा ये यहाँ पहुंचे, ये यहाँ पहुंचे। मैं बहुत ज्यादा इलोंगेशन दिखा रहा हूँ, किसी लोहे के ब्लॉक में आप टेंजेंट फोर्स लगा के इतना भी इलोंगेशन नहीं कर पाएंगे, समझ पा रहे ना।
इतना इलोंगेशन इज इम्पॉसिबल, लेकिन क्योंकि आपको विजिबल रहे, दिखता रहे आसानी से, इसलिए बहुत बड़े बड़े एंगल्स आपको दिखा रहे हैं। ये कैसे बना दिया, एकदम आसान है, दिख रहा है आपको। दिखा कि पहले ये जो शेप है ना, ये स्क्वायर था, फिर तुमने इसमें कोई टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाया एक्सटर्नल, जिसकी वजह से ये झुक गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो यानी ये क्यूब की वजह से कुछ पैरेललोपिपेड हो गया, और ये यहां से कुछ फाई एंगल मुड़ गया। ये जो फाई एंगल आप डिफाइन कर रहे हो ना, कि कितना एंगल ये टिल्ट हो गया, मुड़ गया, झुक गया, ये बताएगा कि कितना ज्यादा शेप में आपने डिस्टॉर्शन क्रिएट किया। यही कहलाता है बेटा हमारा शियर स्ट्रेन। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि शियर स्ट्रेन में जो फाई है, जैसे हम शियर स्ट्रेन बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो इस डायग्राम में देख के तो लगेगा कि आपने पूरी बैंड बजा दी है उसकी, पर इतना ज्यादा मोड़ नहीं सकते आप। लोहे के ब्लॉक को कितना भी टेंजेंट मोड़ोगे, इतना बड़ा एंगल आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। बहुत ही माइन्यूट 1 डिग्री से कम, फ्रैक्शन ऑफ डिग्रीज हमारे पास डिस्टॉर्शन आया करता है। इतना बड़ा दिखाने का कारण सिर्फ इतना है कि आपको ये समझाया जा सके कि देखो किस तरह से डिस्टॉर्शन आ रहा है। अच्छा, इसका शुद्ध मतलब ये है कि फाई जो है वो बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब फ्रैक्शंस ऑफ डिग्रीज। रियलिटी तो यही है, अगर इतना इतना मुड़ जाता तो लोहे के ब्लॉक्स आए दिन झूला करते और कोई ब्रिज वगैरह नहीं बन पाता। तो गौर से देखो, इससे क्या कहोगे तुम, x, और इस पूरी लंबाई को क्या कहोगे तुम, जो ओरिजिनल लंबाई थी, इसको हम कह देते हैं कि l है। मतलब तुमने खींचकर एक पॉइंट को x आगे शिफ्ट कर दिया, और लंबाई कितनी थी, l। तुम जानते हो कि फाई बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, और जब फाई बहुत छोटा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि फाई की जगह लिखा जा सकता है tan फाई, और tan फाई का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस x by l। ये रहा हमारा शियर स्ट्रेन का अच्छा सुंदर फॉर्मूला। अगर आपके पास एंगल मौजूद है तो डायरेक्ट आप एंगल रिपोर्ट करिए, और एंगल मौजूद नहीं है तो कोई पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया वो शिफ्टिंग लिखिए, डिवाइडेड बाय उसकी लंबाई लिखिए, और बस आगे आपके पास शियर स्ट्रेन। अगेन इस शियर स्ट्रेन की भी कोई यूनिट नहीं है। ये बेसिक डेफिनेशन है इलास्टिसिटी चैप्टर की। स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिफॉर्मिंग फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, बल्क क्या होता है, शियर क्या होता है, इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें आपसे करनी थी, वो आज कर ली। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे इलास्टिसिटी के साथ तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर का, कैसे बॉडी स्ट्रेच होती है, कैसे यंग मॉडल्स डिफाइन करते हैं, कैसे बल्क मॉडल्स डिफाइन करते हैं, शियर मॉडल्स क्या होता है, इलास्टिक बिहेवियर को कैसे कंपेयर करते हैं, ब्रिजेस कैसे बनाए जाते हैं, उनमें कैसे मटेरियल की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखा जाता है, वगैरह वगैरह। कुछ अच्छी अच्छी डेफिनेशंस करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर जो था वो बहुत बेसिक है, और बेसिक के साथ इंफॉर्मेटिव है कि आपको बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस बता दी गई हैं आज। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो इलास्टिसिटी के डिटेल डिस्कशन करेंगे आरटी एकेडमी पर। मेरे साथ नाम इंद्रजीत सिंह, आपको पढ़ाना हो आरटी एकेडमी पे। पूरे साल का कोर्स करेंगे यहीं पर, और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपके पेपर में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।